नमस्कार, जय हिंद। आरवी द विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का मैं विवेक मिश्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने जिस तरीके से हमारे पहले वीडियो पर अपना प्यार दिखाया और आपने उसकी अहमियत भी समझी कि आपकी परीक्षाओं के लिए ये सारे कंटेंट आरवी द विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप सभी के लिए निःशुल्क जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसको आपने बखूबी समझा है और हमारे साथ आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट इसी तरीके से चैनल को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को डिफाइन किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय संविधान में कितने अलग अलग टाइप के संविधान पाए जाते हैं। लिखित संविधान है, भारत का संविधान या अलिखित संविधान है, शासन व्यवस्था में एकात्मक है या संघात्मक है। इसके अलावा आपने शासन के अलग प्रकार और पढ़े थे, संसदीय होता है या अध्यक्षीय होता है। यहाँ तक की बातें आप सभी के लिए, चाहे वो पेट हो, चाहे वो यूपीएससी से होने वाला कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है इस तरीके का प्रश्न और कंटेंट। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि आखिर जो भारत में लिखित और अलिखित संविधान का एक मिश्रण पाया जाता है, इसके अलावा एकात्मक और संघात्मक संविधान या शासन का मिश्रण पाया जाता है, वो किस तरीके से पाया जाता है और हमारे देश का जो संविधान है वो किस तरीके से बना है। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग इसी बात की चर्चा करेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो भी टेस्ट पेपर कंटेंट हैं ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर मिलते रहें। तो चलिए बिना देर के हुए, आपका चूंकि परीक्षा काफी करीब है इसलिए हम लोग हर एक पॉइंट को, और आप इस बात को भी ध्यान दे रहे होंगे कि हम लोग केवल और केवल टू द पॉइंट आपके एग्जाम के लिए कौन सी बात महत्वपूर्ण है केवल हम लोग उसी की चर्चा करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आपके लिए जो आज का टॉपिक है वो है आपका भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास की दोस्त अगर बात करने चल रहे हैं, भारत के संवैधानिक विकास की बात करने चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हमारे देश का जो संविधान बना था ये एक दिन बनाया गया कोई संविधान नहीं है। हमारे देश का जो संविधान बना था वो एक दिन में नहीं बल्कि बहुत समय से पहले से ये चली आ रही थी। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे देश का संविधान विकसित हुआ है अलग अलग तरीकों से। अगर आप देखें, जो 1857 की क्रांति आप देखते हैं जिसे हम लोग ग्रेट रिवॉल्यूशन कहते हैं, 1857 की महान क्रांति या इससे पहले भी जो छोटे छोटे विद्रोह हुआ करते थे उन सभी की बातें। इसके बाद आप जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और उसके बाद से फिर आप देखेंगे तो लगातार हमारे देश में संवैधानिक मांग की गई, संवैधानिक सुधार होते रहे। लेकिन उससे पहले भी कुछ जो नियम और कानून बनाए गए, कुछ उसी तरीके की व्यवस्था अपनाई गई थी। तो उसमें आप देखते हैं कि कुछ न कुछ आपको जैसे रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को भी बनाया गया। इसके अलावा आप देखते हैं तो भारत शासन अधिनियम कई सारे बनाए गए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संवैधानिक विकास कहते हैं। अब जो हमारे देश का संवैधानिक विकास था उसको हम लोग मुख्य रूप में दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये सारा लिखा हुआ है, आप यहाँ से इन सभी बातों को समझ सकते हैं। तो जो हमारे देश में संवैधानिक विकास हुआ वो दो चरणों में हुआ था। एक था कंपनी के अधीन शासन और दूसरा था क्राउन के अधीन। तो संवैधानिक विकास में जो कंपनी के अधीन शासन था इसमें कौन कौन से आए थे? जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नाम आपने सुना होगा और बहुत सारे सवाल आपको यहां से मिलते भी रहते हैं। इसके अलावा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, 1813 का चार्टर एक्ट है, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट आपको मिलता है। ये सभी कैसे थे? कंपनी के अधीन वाले थे। इसके अलावा जो क्राउन का मतलब वहां का राजा, ब्रिटेन का राजा या रानी, तो क्राउन के अधीन शासन जो है
उसमें आते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसके अलावा 1861 का भारत परिषद अधिनियम आता है, फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, फिर इसके बाद 1909 का मार्ले मिंटो सुधार है, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और फिर भारत शासन अधिनियम 1935, और लास्ट में आपको होता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस तरीके से हम लोगों को इतनी सारी बातें पढ़नी हैं। अब आपके पेट के एग्जाम में क्या सवाल बनता है, कोई भी अगर आपको एक्ट आया है, उस एक्ट की अगर कोई खास बात है तो वही आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होता है। एक एक करके हर एक पॉइंट को समझेंगे, कौन सा पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, वो आपके लिए काफी अच्छा होगा, उसी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ये सारे जो मटेरियल बनाए गए हैं आरवी द विजन, अब बहुत अच्छे तरीके से इसको आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सभी को जांच परख के, इसके बाद उसमें बहुत सारी चीजों को सुधार करने के बाद आपके सामने ये प्रेजेंट किया गया है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो खास बातें हैं, इसमें इसको पारित करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, उसका उद्देश्य था कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना और करना था भारत और इंग्लैंड में। यानी कि जो कंपनी के कार्य थे, इस एक्ट को पारित करने का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत और इंग्लैंड में रेगुलेट करने के लिए, यानी कि नियंत्रित करने के लिए, और इसीलिए आप इसको कह सकते हैं एक तरीके से कि यह नियंत्रण करने वाला कानून बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य हैं उनको मान्यता मिल गई। सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा कि कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता कब मिली है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए। इसके अलावा सवाल आपसे पूछा जाएगा कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। तीसरा पॉइंट दोस्त आप यहां पर देखिए, तो तीसरे पॉइंट में आपको दिया गया है कि इस अधिनियम के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यही वाला है। यहां पर पॉइंट आपको क्या दिया गया है कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि बंगाल का जो अब तक गवर्नर था उसी को क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया, और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसके सदस्यों की अगर हम लोग बात कर लें तो उसमें थे फिलिप फ्रांसिस, मॉनसन थे, क्लेवरिंग थे और बारबेल थे। ये 4 सदस्यों का नाम आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। हालांकि आपको नाम ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतना आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो कार्यकारी परिषद बनाई गई थी उसमें कितने सदस्य थे, तो उसमें सदस्यों की संख्या कुल थी 4। और ये कहां पर बनाया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था बंगाल का। ये वाला सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि किस एक्ट के जरिए बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा है। ये आपके लिए काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर हो सकता है। इसके बाद हम लोग देखें तो अपने अगले पॉइंट पे, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। वंस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा, सवाल आपसे पूछा जाएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम है वॉरेन हेस्टिंग। और इस एक्ट के जरिए बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसकी शक्तियां अब और भी ज्यादा बढ़ रही थी। ये एक पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके साथ में देखें तो इसके पहले तीनों प्रेसिडेंसियां अलग अलग थी, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए यह काम क्या किया गया कि जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थे इसके गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल था जो था वो ज्यादा शक्तिशाली हो गया।
फिर इसके बाद देखेंगे तो इस एक्ट के जरिए 1774 में, वंस अगेन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1774 में ध्यान रखिएगा कलकत्ता में, कहां पर सवाल पूछा जाता है कि कहां पर स्थापना की गई थी, तो ध्यान रखिएगा कलकत्ता में किसकी स्थापना की गई, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इस न्यायालय में एलिजा इम्पे इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और इसमें अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो अन्य न्यायाधीशों की संख्या इसमें थी टोटल 3। चैम्बर्स थे, लेमेस्टर थे और हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश इसमें हुआ करते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या मिल गया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे और इसके जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड था। अब यहां पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय और इसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक सीमित था। इसका जो अधिकार क्षेत्र था वो कलकत्ता तक सीमित किया गया। यहां पर एक शब्द आपको मिलता है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि अपने द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं उसको हम आगे साक्ष्य के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलेख न्यायालय। और कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील कहां की जाती थी, तो वो की जा रही थी प्रिवी काउंसिल में। ये पॉइंट आप अंडरलाइन करिएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में था इसके विरुद्ध अगर आपको अपील करनी है तो वो कहां पर कर सकते थे, वो अपील कर सकते थे प्रिवी काउंसिल में, इसके लिए अपील की जा सकती थी। इसके बाद देखेंगे तो अगला पॉइंट आपको यहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, यहां पर आपको मिलेगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसमें क्या किया गया, इस अधिनियम के द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के जो दावे थे उसका पहला वैधानिक दस्तावेज बनाया गया था। किसको, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को। फिर इसके बाद है कि यह अधिनियम 2 कारणों से काफी महत्वपूर्ण रहा था। पहला कारण क्या रहा, कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार, कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया और इसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूरी तरीके से नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। ये किसमें हुआ है, तो ये सारी घटनाएं आपकी हुई हैं कहां पर, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत। और इस एक्ट के जरिए क्या हुआ है कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा कि कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को किस एक्ट के जरिए अलग किया गया, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के जरिए। और इसके बाद में व्यापारिक कार्य कंपनी के डायरेक्टर करते थे और साथ ही साथ राजनीतिक कार्य नियंत्रक मंडल यानी कि कंट्रोलर जो मंडल था वो किया करता था। इस तरीके से आप देखेंगे तो एक और द्वैत शासन की शुरुआत होती है जो कि 1858 तक चलती रही। नियंत्रक मंडल को यह शक्ति दी गई कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण कर ले। और इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को देसी राजाओं से युद्ध और संधि करने से पहले कंपनी के डायरेक्टर से क्या करना होता था, स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। तो यहां पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि गवर्नर जनरल को देसी राजाओं से युद्ध और संधि करने से पहले कंपनी के डायरेक्टर से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। तो यहां पर आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट और मिल जाता है, यह भी एक अच्छा पॉइंट आपके लिए बन सकता है। इसके बाद देखेंगे तो 1813 का चार्टर एक्ट भी यहां पर आपको दिया गया है। 1813 के चार्टर एक्ट के जरिए यहां पर क्या किया गया है, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस अधिनियम के जरिए कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की खुली छूट मिली थी। लेकिन यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था और वो रिस्ट्रिक्शन क्या था कि कंपनी का
चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार, चाय और चीन का एकाधिकार बना रहा था। यहां पर यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस एक्ट के जरिए क्या हुआ कि पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया और इस अधिनियम के जरिए भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति भी मिल गई। तो यहां पर जरा आप देखिए एक बार कि 1813 के चार्टर एक्ट में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको क्या मिलता है। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की खुली छूट मिली थी, लेकिन कंपनी का चाय और चीन के साथ, यहां पर चीनी नहीं लिखना है, चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा था। इस एक्ट के जरिए पहली बार शिक्षा पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया था। और ये कब किया गया है? 1813 में। अच्छा, ये जो चीन और चाय वाला है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसको। कब हुआ है? तो ये हुआ है 1813 के चार्टर एक्ट में। फिर इसके बाद भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति कब मिली? 1813 में। इस अधिनियम के जरिए स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को करारोपण का भी अधिकार दिया गया था। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और 1833 का चार्टर एक्ट की अगर बात करते हैं, 1833 के चार्टर एक्ट में, तो इस अधिनियम पर लॉर्ड मैकाले और जेम्स मिल का प्रभाव था। एक सवाल आपको यहां पर यह भी बन सकता है कि इस अधिनियम पर लॉर्ड मैकाले और जेम्स मिल का प्रभाव था। 1833 के अधिनियम के अनुसार कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे इनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त किया गया था। ये कब? 1833 में। और इसके बाद में मतलब क्या हुआ कि जो पहले अभी व्यापार चल रहा था किसके साथ? चीन और चाय का व्यापार, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार जो अभी तक चल रहा था, वो व्यापार का एकाधिकार था, उसे भी सब समाप्त कर दिया गया, यानी कि पूरी तरीके से इसको समाप्त कर दिया गया। अब इसके बाद देखिए इस अधिनियम के जरिए क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब इसका दायरा और बढ़ाया गया। अभी तक कहां था? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था 1773 में। और फिर इसके बाद में अब यहां पर क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को किसका गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां इसमें निहित कर दी गई। इस एक्ट के जरिए क्या हुआ कि ऐसी सरकार का निर्माण हुआ जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण था। फिर इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हैं। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए यहां से भी मिलता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहे हैं? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे हैं विलियम बेंटिक। मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति या विधि बनाने शक्ति से वंचित कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए तो यहां पर आपको मिल जाएगा अगले पॉइंट में इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि इसके पहले जो कानून बने हैं उसे क्या कहा जाएगा? नियामक कानून कहा जाएगा और नए कानून को अधिनियम कहा जाएगा। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी की व्यापारिक निकाय के रूप में कार्य करने वाली गतिविधियां जो थी उनको समाप्त कर दिया गया और अब पूरी तरीके से प्रशासनिक कार्य करने के लिए यहां पर बतलाया गया। इस एक्ट के जरिए विधियों को संहिताबद्ध करने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय विधि आयोग का भी गठन किया गया था
और वो विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया। इस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार दास प्रथा को समाप्त करने की बात कही गई, लेकिन दास प्रथा को 1843 में एलनबरो के समय समाप्त किया गया था। फिर इसके बाद देखिए तो इस एक्ट के जरिए हम यहां पर धारा 87 के अनुसार अगर देखें, जो आपको धाराएं दी गई हैं ये आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन, ये आपको ध्यान में रखना है कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन कब शुरू किया गया है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद में अब बात करते हैं कि यहां पर अब आपको देखना है खुली प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इसको लागू नहीं किया जा सका। 1853 के चार्टर एक्ट की अगर बात करें तो नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर की जाने लगी। 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति की सिफारिश पर सिविल सेवा की पहली परीक्षा, ध्यान रखिएगा, सिविल सेवा की पहली परीक्षा हुई थी 16 जुलाई 1855 को लंदन में आयोजित की गई थी। भारत और लंदन दोनों स्थानों पर सिविल सेवा परीक्षा की 1922-23 में हुई और भारत में सिविल सेवा परीक्षा जो पहली बार था वो उस समय के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में, जहां से आप अपने भविष्य को लिखने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसी पावन धरा पर हुआ था। और इस एक्ट के जरिए विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ विधि निर्माण के लिए ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना भी की गई और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को सदस्य बनाकर सबसे पहले क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत यहां पर लागू किया गया। तो इतना सारा जो पॉइंट था, ये सारे पॉइंट आपने देखा है हम लोगों की आज की क्लास में। इसके आगे जो रहेगा वो हम लोग अपने कल की क्लास में देखेंगे और अच्छे तरीके से आप चीजों को तैयार करिए। बहुत जल्दी ही आपके लिए प्रैक्टिस सेशन भी लाया जा रहा है आरवी द विजन के प्लेटफॉर्म से, तो उसको भी आप एंजॉय करिए। न सिर्फ एंजॉय करिए बल्कि अच्छे तरीके से आप उसको तैयार करिए। हमारे साथ जितना हम मेहनत करते हैं आपके लिए, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत है। कल मिलेंगे हम लोग फिर से इसके आगे की चर्चा करने के लिए। जो क्राउन के अधीन आपके एक्ट हैं उन सब पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और सटीक करेंगे, ताकि आपको जो ये थोड़ी सी कहानियां आज आपको देखने को मिली हैं, ये कहानियां भी आपको देखने को ना मिले, सटीक आपको टू द पॉइंट बताया जाए, ताकि आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सके। 85 प्लस जो हम लोगों का टारगेट है उसको अचीव कर सके। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।